बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तकिम सर। परम श्रद्धेय उप प्राचार्य महोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय गोड्डा, परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय जामताड़ा, एवं ज्ञान गंगा से परिपूर्ण हमारे विद्वान शिक्षक एवं विदुषी शिक्षिकाएं तथा हमारे विद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारीगण एवं अनुशासन प्रिय एवं ज्ञान पिपासु मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, सुप्रभात आप सबको। हिंदी पखवाड़ा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपितु 14 सितंबर को हिंदी दिवस होगा, लेकिन उस दिन हम लोग हिंदी दिवस के साथ साथ समापन समारोह भी मनाएंगे। लेकिन आज हिंदी दिवस के संबंध में हिंदी के विषय पर मैं संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहता हूं बच्चों। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के 343वें अनुच्छेद में राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा यानी किसी भी राज्य की राजकीय भाषा होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हमारा झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्य अपनी राजकीय जो कार्य है, जो राजकीय प्रपत्र है, वो हिंदी भाषा में उनका चलन है। अन्य जो राज्य हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, वो अपनी अपनी भाषाओं को अंगीकृत किया है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आज हमारी हिंदी भाषा कहां है, किस रूप में है और किस रूप में चल रही है। यह प्रश्न पूरे उस राष्ट्र के लिए, उस राष्ट्र की संप्रभुता के लिए है। बच्चों, किसी भी देश की आजादी केवल आजादी नाम नहीं है, उसका अपना एक स्वतंत्र संविधान होता है। जब स्वतंत्र संविधान है तो उस राष्ट्र के लिए प्रतीक के चिन्ह के रूप में ध्वज का निशान कैसा होगा, कैसा ध्वज होगा, उसका राष्ट्रीय चिन्ह, उसका राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय नदियां, राष्ट्रीय पर्वत, राष्ट्रीय पहाड़, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय भोजन, राष्ट्रीय परिवेश, हमारी राष्ट्रीय संस्कृति, सभ्यता, ये सब अपने आप को एक संप्रभुतावादी राष्ट्र बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं बच्चों। आजादी का 79वां वर्ष हमने मनाया आज, लेकिन हमारे देश को अपना एक राष्ट्रभाषा तक नहीं मिल पाया। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा की समिति के समक्ष जब हिंदी को लेकर पसोपेश महीनों से चल रहा था, डॉक्टर राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में यह सारी पसोपेश चल रहा था कि भाई किस भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए, तो सर्वसम्मति से उत्तरी भारत के जितने राजनेता थे, उन्होंने सर्वसम्मति से हाथ उठाया कि नहीं, हिंदी को ही राष्ट्रभाषा घोषित कर देते हैं, हमको अपनी एक राष्ट्रभाषा भी मिल जाएगी। लेकिन दक्षिणपंथी दक्षिण भारतीय लोग, तेलुगु, तमिल, मलयालम और अन्य भाषी राज्य के जो प्रतिनिधित्व करता थे, उस संविधान समिति में एक स्वर में उन्होंने असहमति जताई, कहा कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली हिंदी नहीं हो सकती, इसलिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा की सहमति नहीं दे सकते, और यह प्रस्ताव धरा का धरा ही रह गया। लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई थी। 14 सितंबर 1949 को एक शर्त रखी गई थी कि भारत की आबादी का, आजादी के समय हमारे पूरे देश की आबादी लगभग 30 करोड़ थी, आज हम 140 करोड़ के आसपास पहुंच गए। बच्चों, उस समय एक शर्त रखी गई थी कि पूरे देश की आबादी का अगर 30% हिस्सा हिंदी भाषा बोलना शुरू कर दिया, या हिंदी लिखना, हिंदी बोलना, समझना शुरू हो जाएगा, यदि हमारी आबादी का 30% हिस्सा, तो उस समय हिंदी को हम राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज 50 से 60% हिंदुस्तानी हिंदी या तो बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, या तो हिंदी समझते हैं, लेकिन आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जा सका। 10 साल के बाद वहां इस भाषा के तौर पर जब समीक्षा की गई, तो पता चला कि हम 45% से ऊपर लोग बोलते हैं और समझते हैं।
इसके लिए केंद्रीय राजभाषा केंद्रीय राजभाषा मंत्रालय की स्थापना भी की गई है। नेतृत्व किया जाता है। हर संस्थाओं में राजभाषा अधिकारी हैं। खुद हमारे विद्यालय में हमारी प्राचार्य महोदया राजभाषा अधिकारी के रूप में हैं और उनके हम सचिव और सहयोगी हैं। लेकिन देखिए ना, आज भी हमारी भाषा उसी की हमारी हिंदी भाषा राजभाषा ही बनकर रह गई। पूरे विश्व में बच्चों इस समय जो आबादी है लगभग 7.5 अरब के आसपास है, लेकिन इस 7.5 अरब की आबादी में लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी या तो बोलते हैं या तो समझते हैं। अपने देश की सरहद से बाहर हिंदी बोली जा रही है। चीन में हिंदी विश्वविद्यालय खुला है, हिंदी के महाविद्यालय खुले हैं। चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका और हांगकांग जैसे देश अपने देश में हिंदी क्या कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उनके जो कर्मचारी होंगे हिंदुस्तान में अगर काम करने के लिए आएंगे तो उनको हिंदी समझना और बोलना आना चाहिए, तब उनका व्यापार और स्थापित हो सकेगा। ये हमारी हिंदी की पहचान है बच्चों। लेकिन एक हमारे छात्र वक्ता ने कहा कि हिंदी सौंधी है, हिंदी मीठी है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हिंदी की समरसता है। हम अन्य भाषाओं को यह नहीं कहते कि उनमें समरसता और मिठास नहीं है, लेकिन हिंदी की समरसता और अखंडता और एकता और एक सूत्र में बांधने की शक्ति और ताकत आजादी के समय में देखी गई थी। देश की आजादी में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने नारे लगाए थे वह हिंदी भाषा ही थी। सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तमाम नारों से, हिंदी की नारों से पूरे विश्व भारत के, चाहे हिंदी भाषी लोग हो या हिंदी भाषी लोग है, इस नारे को लगा लगा कर उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना उत्प्रेरित होती थी और ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़ते थे। पुरुष और महिलाएं हैं, किसान हैं, मजदूर है, व्यापारी, सब के सब। तो हमारी हिंदी की पहचान तो तब भी थी, आज भी है, लेकिन संवैधानिक रूप से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। यही अफसोस का विषय है। हमारे कवियों ने, हमारे साहित्यकारों ने आदिकाल से लेकर रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल में हिंदी को सजाया है, रचाया है और इसे विकसित करने के लिए पल्लवित और पुष्पित किया है। इसी कड़ी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अब बिन निज भाषा क्या करेंगे, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि जो अपनी भाषा है हमारे सभी विकास का मूल मंत्र है। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमें विकसित करती है हमारी अपनी भाषा। और अंत में क्या कहते हैं, बिन निज भाषा के, हमारी अपनी बिना भाषा के मिटत न हिय के सूल। ये मैंने हृदय के सूल, हमारी हृदय की जो पीड़ा है बच्चों, हम अपनी भाषा में जितना अभिव्यक्त करके अपने मन का बोझ हल्का कर लेते हैं, हम दूसरी भाषा में बोझ हल्का नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई पूछेगा आप कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं। हाउ आर यू, आई कैसा फील कर रहा हूं, आई एम गुड फील। ये नहीं है, एक औपचारिकता हो सकती है। भाषा, हिंदी भाषा जिस तरह से हम बोलते हैं बच्चे, उसी तरह से लिखते भी हैं, इसकी यही खूबसूरती है। लेकिन इस भाषा की मिठास में मैं अन्य कवियों की कुछ चर्चाएं कर देना चाहता हूं कि कैसे जो पढ़े लिखे हैं वो तो है ही हैं, जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं वो भी दोहा चौपाई कहते हैं। चाहे अवधी भाषा, मगही हो, ब्रज भाषा हो या अन्य जितनी भी बोलियां हैं, सतुकड़ी भाषा क्यों ना हो, ये हिंदी की हमारी बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं। इन बोलियों में, उपभाषाओं में, ब्रज में, अवधी में, मगही में हमारे संतों ने, कवियों ने हिंदी भाषा को समृद्ध किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना तो सिर चढ़कर बोलती है, पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं के दशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखियहि चारी, हे सुत बित नारी भवन परिवारा,
बितु नारी भवन परिवारा, अहो ही जाही जग बारही बारा, असे जान जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। ये गोस्वामी तुलसीदास की खूबसूरती है, खूबसूरती है। जब हम इसको पढ़ते हैं, गाते हैं, मन रोमांच से भर जाता है। इसमें शिक्षा है। पहले उनके चौपाई छंद है, ये बच्चों, ये चौपाई छंद है। पहले छंद में कहते हैं कि शुद्ध बितुल क्या कहना है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपत काल परिखी चारी, यानी हम जब संकट में होते हैं बच्चों, इसमें चार लोगों की पहचान होती है, अपने धैर्य की, अपने धर्म की, अपने मित्र की और अपनी पत्नी की पहचान होती है कि संकट में हमारे साथ इन चारों में से कौन खड़ा है। ये शिक्षा है, ये हिंदी के माध्यम से शिक्षित किया है, लोगों को आगाह किया है। और दूसरे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि क्या कहते हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाए जग बारह बारह, कि भाई कौन है, पुत्र है, धन है, पत्नी है, भवन है, ये बार बार बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन इस संसार में सहोदर भाई दोबारा नहीं मिल सकता। और तो और हमारे रहीम दास जी कहते हैं, लेकिन देखो बच्चों, इससे करें छंदों को मैं बताना चाह रहा हूं कि छंद कैसे पढ़े जाते हैं, यही हिंदी की खूबसूरती है। अब दोहा छंद आपको सुनाता हूं। दोहा छंद में मैं सुनाना चाहूंगा, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकता कुसंग, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकता कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटत रहे भुजंग, रहीमा लिपटत रहे भुजंग। ये रहीम दास जी जैसा दोहा छंद है, लेकिन कबीर साहब भी पीछे नहीं है। कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं, बोलिए एक अमूल है जो कोई बोले जान, बोलिए एक अमूल है जो कोई बोले जान, ये तराजू ताल के तब मुख बाहरियान, कबीरा तब मुख बाहरियान। बच्चों, यही हमारी हिंदी की खूबसूरती है। और सवैया छंद में मैं समय नहीं लेता हूं, सवैया छंद में दो पंक्ति पढ़ देना चाहता हूं। रसखान जी ने, अब्दुल रहीम खनखाना जी से लेकर सूरदास और मीराबाई, तुलसीदास, कबीरदास, सब ने हिंदी को क्या क्या समृद्ध किया है, जो पढ़ते पढ़ते हमारे युग बीत जाएगा, लेकिन वो भाव समाप्त होने वाला नहीं है बच्चों। हिंदी की ये समरसता है, इसकी मिठास है। और रसखान जी क्या कहते, देखो छंद, मैं सवैया छंद को दो पंक्ति के माध्यम से बता देना चाहता हूँ अपने विराम देने से पहले। क्या कहना चाह रहे हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाम के द्वार, अजो पशु हो तो कहाँ बस मेर, चरो नित नंद की धेनु मझार। ये सवैया छंद है, चौपाई छंद, दोहा छंद, सवैया छंद। और इन्हीं के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ। हिंदी पखवाड़े की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने पूरे विद्यालय परिवार, सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को सहित प्यारे छात्र छात्राओं, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में चढ़ बढ़कर हिस्सा लो बच्चों, और इसमें विजेता हमारे सभी छात्र छात्राओं को हम पुरस्कृत करेंगे। प्राचार्य महोदया की मात